IMF आज हम क्लास करेंगे IMF पर। तो आज हम IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका जन्म हुआ था अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, के साथ इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये कब बना था? 1944 में बना था। ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, न्यू हेमिस्फीयर USA में किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 के बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका क्या पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, क्यों बनाया गया, आज उसी पर डिस्कस करेंगे। पहले पर्पस क्या उद्देश्य, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव था मैं उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, हाँ एक चीज़ बताना भूल गए, जब इसका 1944 में 1944 में जब इसका सेटअप किया था उस समय इसका मेंबर नेशन मात्र 44 था, जो आज बढ़कर 190 हो गया। ठीक है, तो इसको प्रमोट करना था इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। इसको प्रमोट क्या करना था? प्रमोट करना था आपको इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको जो प्रमोट करना था इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन थ्रू द परमानेंट इंस्टीट्यूशन, जिसके इसके पहले कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था इंटरनेशनल लेवल में। जब दो देश के बीच में ट्रेड हो तो उसका पेमेंट करना पड़ता है भाई, तो पेमेंट करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था एट द इंटरनेशनल लेवल में। इसको करना था इंटरनेशनल जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो बिटवीन अमंग द कंट्री। यहाँ तो मेंबर कंट्री, ये मेंबर कंट्री अपने मेंबर कंट्री में ये प्लेटफॉर्म करता है, उसमें इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन हो बिटवीन 2 कंट्री या मोर देन 2 कंट्री, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। तो यहाँ पर प्रमोट करना था इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को या मॉनेटरी कॉर्पोरेशन बिटवीन कंट्री, पहला था। दूसरा था मतलब 2 कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करे, 2 या मोर देन कंट्री, तो कैसे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा, कैसे मॉनेटरी कॉर्पोरेशन मैंने मॉनेटरी कॉर्पोरेशन बने रुपया से पेमेंट से संबंधित। इसका दूसरा जो काम था वो देखो कहीं ना कहीं IMF वो पूरा कैप्चर में होता है 5 लार्जेस्ट कंट्री सिंस बिगनिंग। आप सिंस बिगनिंग कहेंगे तो चाइना नहीं आएगा, उस समय बिगनिंग में चाइना हमारे जैसा था, आज बढ़ गया अलग बात है। जो चाइना 1840 में ओपियम की लड़ाई हुई थी, वही चाइना से छीन लिया था UK यूनाइटेड किंगडम। क्या छीन लिया था? हांगकांग। आज चाइना पर आज उंगली मत उठाओ, उसका पार्ट से वो 1840 में। आज चाइना की शक्ति इतना बढ़ गई, UK वापस कर दिया, यही अराउंड 2000 में, कभी भी 2008 या 10 में। तो आज वो बोलता हांगकांग पर चाइना का ही था वो पहले, खैर नहीं है। तो उसी तरह चाइना नहीं था, 5 मेजर कंट्री था, USA, UK, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस। यही 5 कंट्री का मतलब ये IMF का मैंने चलता है रंगबाजी, जिसको कहो बॉसगिरी, चूंकि इन्हीं का पैसा सब्सक्रिप्शन से वहाँ चलता है। क्या नहीं भाई, इसका काम था क्या? एक्सपेंशन करना इंटरनेशनल IT इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना और बैलेंस ग्रोथ करना इंटरनेशनल ट्रेड को, या खुले शब्दों में, ओपन शब्दों में, सिंपल भाषा में कहे, इट प्रमोट द फ्री ट्रेड एमंग द मेंबर नेशन। ये फ्री ट्रेड लाने के लिए ही बना है, क्योंकि फ्री ट्रेड लाने से टर्म ऑफ ट्रेड हमेशा डेवलप कंट्री के पक्ष में जाएगा, डेवलपिंग कंट्री के फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, फायदा हमेशा किसको होगा? और साथ ही साथ इसको ये भी टास्क था, इसी में टास्क था कि आपको प्रमोशन करना है, मेंटेन करना है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन मेंबर कंट्री। लेकिन एक्चुअली ये मेंबर कंट्री उधर तो हो गया, मतलब डेवलप्ड नेशन में, लेकिन डेवलपिंग कंट्री पीछे हट गया। बहुत सारे रीजन है, मैं बाद में बात करूंगा, पहले इसका प्रमोट थी जान ले पर्पस। फिर था
स्टेबिलिटी लाना एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना इसका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। चौथा जो पर्पस था इसका, असिस्ट करना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट एमंग मेंबर कंट्री एंड रिमूव द फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन एमंग द फॉरेन कंट्री, मैंने फॉरेन कंट्री में। इसका पहला था रेस्ट्रिक्शन, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट होगा बिटवीन टू एंड मोर देन टू कंट्री में, जितना भी फॉरेन जो पार्टिकुलर कोई कंट्री लगाता है उसका रेस्ट्रिक्शन को हटाना, यानी रिमूव द रेस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कह सकते हो रेस्ट्रिक्शन जो था इसको रिमूव करना था, फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन एमंग द मेंबर कंट्री, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता था, पहली बात। और जो दूसरी बात था इसमें वो इम्पोर्टेंट था कि इसको क्यों, माने वाई इट इज़ अ सेटअप, ओनली पर्पस ऑफ द मतलब असिस्ट करना था एक मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट एमंग द मेंबर नेशन। आपको हम बता देते हैं, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। इसको असिस्ट करना था मल्टीलैटरल, मतलब एक से ज़्यादा सिस्टम करेंसी का जो पेमेंट स्टेट, मैंने इट ऑफर अ प्लेटफॉर्म वेयर इन डिफरेंट कंट्री विद डिफरेंट करेंसी कैन कैरिड आउट देयर इंटरनेशनल या इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन एट इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है IMF में कि आपको 25% आपको गोल्ड के रूप में रखना पड़ेगा, गोल्ड के रूप में यहाँ जमा करना है, सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, और अपनी करेंसी का 75%, जैसे आपको मान के चलिए 100 रुपया, सपोज डैट 100 रुपया आपको मतलब 100 रुपया आपको सब्सक्रिप्शन देना है, उसी के आधार पर कोटा निर्धारित होगा तभी लोन देगा। ये फ्री में नहीं देता, अपना बाप घर से नहीं देता है, पैसा हम लोग देते हैं उसी के बदले में देता है। तो ये 75 पर, जैसे 100 रुपया देना तो 25 रुपया के बराबर आपको गोल्ड देना पड़ेगा, जो भी उसकी मात्रा हो, और 75 रुपया का करेंसी अपना जो रुपया है, हम भारत की बात कर रहे हैं, वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई कंट्री जैसे इंटरनेशनल ट्रैक किया तो पहले USA डॉलर से हम कर लेते थे कि जब वही डॉलर को कन्वर्ट करवा लेंगे गोल्ड में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सिचुएशन दूसरा है। मान लो चाइना वाला किया तो चाइना भी अपना युआन, चाइना की करेंसी को युआन कहते हैं, युआन, ठीक है। एक युआन बराबर 10 रुपीज़, हमसे मजबूत है 10 गुना, ठीक है। और $1 बराबर 75 रुपया होता है, या 75-80 जो भी हो। तो यहाँ पर क्या है कि युआन भी है और एथी भी है, तो इसके द्वारा ट्रांजैक्शन होगा, जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेंगे। आपका ज़्यादा आप लीजिएगा, एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपका जो जमा है तो दे देगा उसको, ठीक है। और वो बदले में आपका गोल्ड ले सकता है, वो अपना करेंसी ले लेगा। जैसे हम मान लो हमारे पास 10 युआन वो ले लिया, मतलब हम उससे इम्पोर्ट किया, हमको देना है पैसा, तो 10 युआन ले लिया, यानी हमारे यहाँ से 100 रुपये ले लिया वो, तो यहाँ से उस करेंसी है तो अपना युआन में ले लिया, और तुम्हारे यहाँ माइनस हो गया 100 रुपया, ठीक है। इस तरह कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर ये प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द मल्टीलैटरल पेमेंट एमंग द मेंबर नेशन, यही मल्टीलैटरल पेमेंट। कोई भी अब कंट्री में आप यहाँ गोल्ड जो डॉलर है उसी को नहीं माना जाएगा, बहुत लोगों की अभी भी है डॉलर की, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अमेरिका अगर डिफिसिट फाइनेंसिंग करेगा तो अमेरिका वाला जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो कोलैप्स किया था 1973 के बाद, वो डॉलर ही नहीं है। अभी इस तरह का सिचुएशन चल रहा है जो प्रेजेंट सिनेरियो में, ऐसे डॉलर को ही माना जाता है। हमने फॉरेक्स किया था, वहाँ देख रहा था कि डॉलर में ही ज़्यादा डॉलर को है प्रचलन, लेकिन आप यूरो में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको कुछ हम ऐप बता देते हैं, उसमें आप यूरो से भी जमा कर सकते हैं, जैसे नेटलर हो गया, ठीक है, श्रील हो गया। वहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल पेमेंट करते थे, डॉलर में भी कर सकते थे, यूरो में कर सकते थे, और भी दूसरे GBP में कर सकते थे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो बहुत सारे फैसिलिटी है वर्ल्ड में। आप पाउंड में भी पैसा पेमेंट कर सकते हैं, जैसे नेटलर में आप पैसा रख लिए, वो समझो इसी से रिलेटेड है। आप वहाँ जाके आप GBP में पेमेंट कर दिए, UK में, USA में गए डॉलर में कर दिए, भारत आए रुपया में कर दिए, चाइना में गए युआन। ऐसा भी लोग हैं जो विदेश की यात्रा करता है तो उसके पास हर तरह का करेंसी। अब भारत का रुपया जितना है वो फिक्स है, एक्सचेंज रेट के द्वारा पता चल जाता है। 10 युआन दे दिए तो हमारा 100 रुपया देना पड़ गया। डॉलर देना है, $10 लेना है, मान लो $1000 लेना है, 75,000 रुपया दे दिए, ठीक है। कुछ इस तरह की बात है। और जो 5वां मेजर था, इसको काम था शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना अपने मेंबर कंट्री को। शॉर्ट टर्म बोले तो 3 से 5 ईयर,
क्यों करना था? करेक्ट करना था बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो जाए, या तो हमारा जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, तो हमारा बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होगा यानी घाटे का व्यापार होगा, जितना हम कमा नहीं रहे उतना हम उसको दे रहे हैं पेमेंट करना। और उल्टा भी हो सकता है, सरप्लस हो गया। तो सरप्लस का मतलब हो गया कि हम जितना इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो सरप्लस को हम कन्वर्ट करेंगे ना प्रॉफिट में, तो वहाँ पर तो हमारा यूएसए डॉलर में, हमारा तो रुपया में चलेगा, तो उतना हम रुपया ले लेंगे। ठीक है, वहाँ पर हमारा 100% सब्सक्रिप्शन है, यूएसए का सबसे ज़्यादा इसमें कोटा है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ जो तीसरा हम बोले थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है, एक्सचेंज रेट जो स्टेबिलिटी था इसको रिमूव कर दिया गया। मतलब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी वाज रिमूव इन 1979। 1979 में इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ख़त्म कर दिया गया आफ्टर द फॉर्मल कोलैप्स ऑफ द, किस चीज़ को कोलैप्स हो गया था? ब्रेटन वुड्स सिस्टम इन 1973। याद रखना, ये सब नोट्स में जब जा रहे हैं इसलिए हम जान के देते हैं ताकि तुम उसको याद रखना। ठीक है, with this amendment its article that is the article of agreement of article of IMF, उसका भी एक संविधान है अपना, एक एग्रीमेंट लिखा गया है सारा मेंबर कंट्री के बीच। इट एडॉप्टेड फॉर्मली मार्केट डिटरमाइंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिज्यूम इन द मेंबर कंट्री। अभी जो चलता है ना तो फिक्स चलता है ना ही फ्लेक्सिबल चलता है, अभी एक मार्केट डिटरमाइंड जिसको माइनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का प्रचलन है।